गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, थर्ड चैप्टर। इसका नाम है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। खास करके डेडलॉक्स हैं, वो क्वेश्चन जो है ना निश्चित रूप से पूछा ही जाता है। एक एक करके हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे नहीं गए हैं, इसको हम शामिल किए हैं। ऐसा लगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में जानना चाहिए। इसमें पहला क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करना है। इंडिपेंडेंट प्रोसेस और कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करना है। सेकंड क्वेश्चन है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है। थर्ड है डेडलॉक क्या होता है। फोर्थ क्वेश्चन में है क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है और म्यूचुअल एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल क्या होता है। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखेंगे नेसेसरी कंडीशन फॉर अकरिंग डेडलॉक्स। डेडलॉक्स होने के लिए कौन कौन से नेसेसरी कंडीशन होना आवश्यक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कैसे हम लोग डेडलॉक सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे, उसको हैंडलिंग का कोई मेथड से है तो उसके बारे में हम देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 में हम जो है ना शॉर्ट नोट्स कवर किए हैं, जिसमें आपका सीमा फोर्स क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है और कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा प्रोसेस होता है, प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, जिसे हम लोग देखे थे कि कोई भी प्रोग्राम अगर एक्सक्यूशन में है, रनिंग में है, तो उसे हम लोग प्रोसेस कहेंगे। और वो प्रोसेस दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोसेस और कोऑपरेटिव प्रोसेस। तो नाम से ही पता चल रहा है इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता है, उसका एक्सक्यूशन ना किसी को प्रभावित करता है और ना ही किसी और के एक्सक्यूशन उस प्रोसेस को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल में इंडिपेंडेंट का ले सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट बाहर में रह रहा है और वो सिंगल रूम में रह रहा है तो उसको बगल वाले रूम से कोई डिपेंडेंसी नहीं रहता है। वो चाहे पढ़े, लाइट ऑफ करके सोते या लाइट ऑन करके सोए, उससे कोई फर्क किसी और को नहीं पड़ता है। तो इंडिपेंडेंट मतलब कि ना किसी को प्रभावित करता है और ना ही किसी से प्रभावित होता है, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट। और प्रोसेस की बात कर रहा था, प्रोसेस इंडिपेंडेंट होगा। सेकेंड है कि कोऑपरेटिव प्रोसेस। इसमें क्या होता है, कोऑपरेशन हो रहा है, एक दूसरे के बीच में कोऑपरेशन हो रहा है। मतलब ये है कि अगर एक प्रोसेस हमारे सीपीयू पे एक्सिक्यूट कर रहा है तो उससे दूसरे को प्रभावित होना पड़ रहा है, या फिर अगर कोई प्रोसेस एक्सिक्यूट नहीं कर रहा है तो भी वो दूसरे को प्रोसेस को प्रभावित कर रहा है। यानी कि एक का एक्सिक्यूशन दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, दूसरे का एक्सिक्यूशन पहले पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे कुछ शेयरिंग होता है, मेमोरी क्या या रिसोर्सेज का शेयरिंग होता है, तो उसके बारे में देखेंगे। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिव। इसमें है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। कुछ पॉइंट्स इसमें हम लोग कवर किए हैं कि द प्रोसेस वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ देमसेल्व्स। यानी कि जितने भी प्रोसेस हैं उसमें से अगर इंडिपेंडेंटली कोई काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट प्रोसेस। सेकंड पॉइंट, दे डू नॉट अफेक्ट, ये किसी को प्रभावित नहीं करता है। एंड कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस, ना किसी को प्रभावित करता है और ना ही किसी से प्रभावित होता है। दैट आर रनिंग विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक्सक्यूशन के दौरान ना ये किसी को प्रभावित करता है और ना ही किसी से प्रभावित होता है, तो इस तरह के प्रोसेस को इंडिपेंडेंट प्रोसेस कहेंगे। दिस प्रोसेस डज नॉट शेयर एनी डेटा विथ एनी प्रोसेस और सिस्टम। ये किसी भी सिस्टम को या किसी भी प्रोसेस को ना कोई डेटा को शेयरिंग करता है और ना ही इंफॉर्मेशन का शेयरिंग करता है, कोई भी काम नहीं करता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एक्सिक्यूट कर रहा है। ये आपका इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट हमारा हो गया कोऑपरेटिंग प्रोसेस। कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या हो रहा है कि दिस प्रोसेस कैन अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस के द्वारा प्रभावित भी होता है। एंड देन दे कैन अफेक्ट अदर प्रोसेस, और दूसरे को प्रभावित भी करता है विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक्सिक्यूशन के दौरान ये खुद किसी को प्रभावित कर भी देता है
और किसी अदर के द्वारा प्रभावित हो भी जाता है तो वैसे प्रोसेस को बोलेंगे कोऑपरेटिव प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट में दीज प्रोसेस शेयर देयर डेटा एंड अदर प्रोसेस एंड सिस्टम, ये अपना डेटा और प्रोसेस अदर सिस्टम को जो है ना इंफॉर्मेशन और डेटा शेयरिंग करता भी है, मतलब शेयरिंग करने का मतलब ले भी सकता है और दे भी सकता है। और लास्ट पॉइंट है कोऑपरेटिंग प्रोसेस रिक्वायर्स आईपीसी मैकेनिज्म। क्या होता है कि कोऑपरेटिंग प्रोसेस के बीच में रिक्वायर्स होता है आईपीसी मैकेनिज्म, यानी कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन दो प्रोसेस के बीच में कहाँ होता है, कोऑपरेटिंग में। क्यों होता है, क्योंकि ये फाइल्स का, रिसोर्स का, इंफॉर्मेशन का, डाटा का शेयरिंग करता है। तो जब तक एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक वो डेटा इंफॉर्मेशन को शेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो हमारे इंडिपेंडेंट प्रोसेस में आईपीसी की आवश्यकता नहीं पड़ता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पे हम लोग किसी भी फाइल्स, डेटा, इंफॉर्मेशन को शेयरिंग नहीं करना है। लेकिन कोऑपरेटिंग प्रोसेस में हमें आईपीसी मैकेनिज्म की आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि हम इसमें डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करते हैं। एक क्वेश्चन और भी यहाँ से पूछा जा सकता है जो अभी दिमाग में हमारे आ रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस बताइए, कि इंडिपेंडेंट प्रोसेस और कोऑपरेटिंग प्रोसेस में डिफरेंस जो है ना आप लिख दीजिए। तो इन दोनों में डिफरेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला प्रोसेस कि इंडिपेंडेंट जो है ना इंडिपेंडेंटली जो है ना एक्सिक्यूशन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जबकि कोऑपरेटिंग प्रोसेस का होता है डिपेंड होता है अदर प्रोसेस पे। सेकंड पॉइंट, इंडिपेंडेंट प्रोसेस ना किसी से प्रभावित होता है और ना खुद किसी को प्रभावित करता है, जबकि कोऑपरेटिव प्रोसेस किसी को प्रभावित भी करता है और किसी से प्रभावित भी होता है। थर्ड पॉइंट, इंडिपेंडेंट में किसी भी फाइल्स का, डेटा का, इंफॉर्मेशन का शेयरिंग नहीं करते हैं और कोऑपरेटिंग प्रोसेस में आपको डेटा, फाइल्स, इंफॉर्मेशन का शेयरिंग करते हैं। फोर्थ पॉइंट, इंडिपेंडेंट प्रोसेस में आईपीसी की आवश्यकता नहीं है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की आवश्यकता नहीं है, जबकि आपके कोऑपरेटिंग प्रोसेस में आपको आवश्यकता होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का। तो आप इस चार गो पॉइंट जो है ना आप लिख लेंगे दोनों में कंपेयर करके, तो हो सकता है मे भी क्वेश्चन जो है ना ये पूछा जा सकता है। पहले मेरे माइंड में आया रहता तो हम क्वेश्चन डाल दिए होते, लेकिन छूट गया है, अभी आया कि हो सकता है कि दोनों में डिफरेंस भी पूछ दे 4 नंबर में। तो अब 4 पॉइंट जो बोले हैं उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का क्यों आवश्यकता पड़ा, क्योंकि दो या दो से अधिक प्रोसेस जब एक दूसरे के साथ डेटा और फाइल्स का शेयरिंग करना चाहते हैं तो उनमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, और उन दो प्रोसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसी मैकेनिज्म को कहते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज ए मैकेनिज्म, क्या है, एक वे है, एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है where the operating system allow various process to communicate with each other। ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा तरीका जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ कर देता है कि मोर देन वन प्रोसेस जो है ना एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और डेटा और फाइल का शेयरिंग कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ कर दिया तो वहां पे कम्युनिकेशन हो गया पॉसिबल, और जब कम्युनिकेशन हो गया प्रोसेस के बीच में तो उसी को कहेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है द कम्युनिकेशन बिटवीन दिस प्रोसेस कैन बी सीन एज ए मेथड ऑफ कोऑपरेटिंग बिटवीन देम, यानी कि जो ये कम्युनिकेशन हो रहा प्रोसेस के बीच में यह ये दिखा रहा है कि दो प्रोसेस एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी को फाइल्स की आवश्यकता है तो उसे ट्रांसफर कर दिया, किसी को कोई रिसोर्स की आवश्यकता है तो उसे शेयर कर दिया। तो ये एक दूसरे को कोऑपरेट करने की भावना से काम कर रहे हैं, तो इसके बोलते हैं हम लोग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब ये जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, देखिए दो प्रोसेस है हमारे, यहाँ पे प्रोसेस P1 है और ये प्रोसेस P2 है। तो ये जो आपका मोड है ये बाई डायरेक्शनल है, यानी कि एक दूसरे को फाइल्स दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। ये हो आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है ना इसका मॉडल दो टाइप्स के होते हैं, दो तरह से इसमें आईपीसी कम्युनिकेशंस हो सकते हैं। अब वो दो जो प्रोसेस हैं, एक तो होता है आपको
शेयर्ड मेमोरी, यानी कि मेमोरी का शेयरिंग करके ये कम्युनिकेशन कर लें, और दूसरा होता है कि ये मैसेज पासिंग के द्वारा जो है ना आपका कम्युनिकेशन पॉसिबल कर ले। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन दो तरीके से हो सकता है। पहला ये कि मेमोरी का शेयरिंग करके, और दूसरा ये कि मैसेज पास करके। ये हो गया आपका प्रोसेस कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू बोथ, यानी कि दो तरीके से जो है ना वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका शेयर्ड मेमोरी, मेमोरी का शेयरिंग करके कम्युनिकेशन कर लें, और सेकंड हो गया आपका मैसेज पासिंग, मैसेज पास करके कम्युनिकेशन कर ले। ये दो मॉडल हैं जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। देखिए ये जो पहला है आपका, यहाँ पे आपका जो है ना ये हो गया आपका शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी, और ये दूसरा वाला है ये मैसेज पासिंग, मैसेज पासिंग मॉडल है। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपका प्रोसेस ए है, ये प्रोसेस बी है, और दोनों के बीच में शेयरिंग करने वाला मेमोरी होता है। अब प्रोसेस ए जो है ना, इस मेमोरी, जो कि एक ही मेमोरी है, सेम टाइप आप समझ सकते हैं कि एक रूम है और दो उसमें स्टूडेंट रह रहा है, यानी कि रूम पार्टनर रह रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को शेयरिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोसेस ए जो है ना, प्रोसेस ए जो है ना कुछ इसमें राइट करेगा, लिखेगा, राइट करेगा किसमें, तो शेयर्ड मेमोरी में लिखेगा, और उस मेमोरी में जो कुछ भी राइट किया है प्रोसेस ए, उसको जो है ना प्रोसेस बी जो है ना रीड करेगा। तो देख रहे हैं एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है, यानी कि प्रोसेस ए जो है ना कुछ लिखा और उसको रीड कर लिया प्रोसेस बी, तो जो वो चेंजिंग किया उसको तो इसको प्रभावित कर रहा है। तो ये आईपीसी कम्युनिकेशन होता है, और आईपीसी कम्युनिकेशन का ये मॉडल है। तो यहाँ पे मेमोरी का शेयरिंग कर रहा है। यहाँ पे कर्नल क्या है, कर्नल एक ऐसा पार्ट है इंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही, जैसे यूजर मोड और कर्नल मोड देता है, तो एक पार्ट है जहां से सारे इंफॉर्मेशन जो है ना हमारा कंट्रोलिंग किए जाते हैं, जो भी प्रोसेस होता है उसको कंट्रोलिंग किए जाते हैं। यहाँ भी सेकंड में हम देखेंगे मैसेज पासिंग में कर्नल है, और ऊपर में प्रोसेस ए है और प्रोसेस बी है। यहाँ पे मेमोरी का शेयरिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैसेज पासिंग हो रहा है। मैं प्रोसेस ये जो है ना जो कुछ भी किया उसको जो है ना एक कर्नल को बताया, जो कुछ भी लिखा मेमोरी में उसको किसको बताया, कर्नल को बताया, और कर्नल जो है ना इन्फॉर्म किया किसको, प्रोसेस बी को। एक तरीका ये हो गया कि प्रोसेस ए कर्नल को इन्फॉर्म करेगा, और कर्नल मोड जो है ना हमारे प्रोसेस बी को इन्फॉर्म करेगा। तो दोनों में क्या होता है, शेयरिंग ही हो रहा है, एक हो रहा है कि मेमोरी का शेयरिंग हो रहा है, एक में मैसेज पासिंग हो रहा है। ये दो मॉडल है हमारे आईपीसी कम्युनिकेशन का। तो अगर पूछा जाए कि आईपीसी कम्युनिकेशन क्या है, इसको डिस्क्राइब करें, तो आईपीसी का डेफिनेशन लिखेंगे, और उसको ये भी बता देंगे कि इसका दो मॉडल्स होता है, एक शेयर्ड मेमोरी और दूसरा मैसेज पासिंग, और फिगर बना देंगे। तो ये आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा। हमें तो क्वेश्चन शायद एक पूछा हुआ है, या ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यही चैप्टर है तो ये पूछ भी सकता है। इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका है टॉपिक जो पूछा जाता है बार बार, होता है कि डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टारवेशन, स्टारवेशन, और दूसरा हो गया हमारा डेडलॉक। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक रेलवे ट्रैक है, एग्जांपल लीजिए, एक रेलवे ट्रैक है और दोनों तरफ से ट्रेन आ रही है, और एक दूसरे को देख लिया कि हाँ ट्रेन है, तो एक पहला वाला रुक गया और दूसरा वाला रुक गया, ट्रैक तो एक ही है। तो पहला वाला जो ट्रेन सोच रहा है कि दूसरा वाला पीछे हट जाएगा तो हम निकल जाएंगे, और दूसरा वाला सोच रहा है कि जो पहला वाला पीछे हट जाएगा तो हम निकल जाएंगे। दिस सिचुएशन इज नोन एज डेडलॉक। ना पहला हटने वाला है और न दूसरा हटने वाला है, बस सोच रहा है, दूसरा सोच रहा है कि पहला हट जाएगा तो हम निकल जाएंगे, पहला सोच रहा है कि दूसरा हट जाएगा तो हम निकल जाएंगे, लेकिन कोई पीछे हटने वाला नहीं है। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डेडलॉक। मतलब ये हो रहा है कि वेटिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे का वेटिंग कर रहा है, ये सोचेगा कि ये हम क्लियर हो जाएंगे कुछ देर में। और यहाँ भी स्टारवेशन में भी क्या हो रहा है, वेटिंग हो रहा है। अब दोनों में वेटिंग अलग अलग है। स्टारवेशन में क्या होता है कि होता है लॉन्ग टाइम वेटिंग, लॉन्ग टाइम वेटिंग, और डेडलॉक में होता है इनफाइनाइट वेटिंग, इनफाइनाइट वेटिंग। मतलब कि अगर बहुत लंबा समय के लिए वेटिंग हो रहा है लेकिन क्लियर हो जाएगा, निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा, तो हो गया हमारा स्टारवेशन।
और डेडलॉक हो गया कि वेटिंग तो है लेकिन क्लियर नहीं होने वाला है, वो इनफाइनाइट टाइम के लिए यानी कि अनगिनत समय के लिए वेटिंग है जो कभी क्लियर ही नहीं होने वाला है, तो उसको कहेंगे डेडलॉक। अब इसको समझेंगे कैसे, ये तो हम दोनों में अंतर बता दिए, अब इसमें उसको समझेंगे कैसे। देखिए कह रहा कि 2 और मोर प्रोसेस आर सेड टू बी इन डेडलॉक, 2 या 2 से अधिक प्रोसेस को आप डेडलॉक में कह सकते हैं। if and only if they wait for happening of an events which would never happen। जो एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि कोई घटना होने वाली है जो कि कभी नहीं हो सकता है, वैसी घटना का इंतजार कर रहे हैं जो कभी घटना होने ही वाली नहीं है, तो उस घटना को इंतजार में जो है ना इनफाइनाइट वेटिंग हो जाता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे डेडलॉक। अब डेडलॉक का सिचुएशन कैसे आकर होता है, तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये जो हमारा सर्कल हो गया, ये डिनोट करता है प्रोसेस को। अगर इसके बीच में हम कुछ जैसे हम प्रोसेस P1 लिख दिए, तो अगर सर्कल के अंदर में आएगा तो हो गया हमारा प्रोसेस। अगर हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल के बीच में आ जाता है, या इसको स्क्वायर कह सकते हैं स्क्वायर, तो इसके बीच में अगर तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिसोर्स। रिसोर्स अब दोनों में समझ में आ रहा है। प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम इन एक्सक्यूशन है। रिसोर्स क्या है, जैसे कि हमारा सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, आपका स्कैनर हो गया, ये सब क्या हो गया हमारा रिसोर्सेस हो गए। तो प्रोसेस को हम लोग डिनोट करेंगे सर्कल से और रिसोर्स को हम लोग डिनोट करेंगे स्क्वायर से। दोनों में समझ में आ गया। अब दूसरा चीज, यहाँ पे एलोकेशन ग्राफ होता है हमारे यहाँ पे, आपका जो है एक सेकंड है, देखिए ये हो गया हमारा प्रोसेस P1, यहाँ पे हो गया आपका रिसोर्स। एक और हम बनाते हैं P1 प्रोसेस है और यहाँ पे आपका हो गया रिसोर्स। तो इसमें जो कुछ भी रिसोर्स है, रिसोर्स है, ठीक है ना, मान लेते हैं दोनों में सिंगल सिंगल रिसोर्सेस है। अगर ये रिसोर्स का लाइनिंग जो है ना, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं, ये रिसोर्स का लाइनिंग यहाँ से इधर जा रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि जो ये रिसोर्स है आपका, ये एलोकेट किया गया है किसको, P1 को। ये रिसोर्स P1 को दे दिया गया है, वो P1 का निश्चित रूप से, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरा फिगर में अगर P1 जो है ना, अगर इस तरह का एरो दिखता है, तो ये क्या कर रहा है, P1 जो है ना रिक्वेस्ट कर रहा है उस रिसोर्स के लिए। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि एक में एलोकेशन हो चुका है, मतलब उसको एलोकेट कर दिया कि ये आपका है, ठीक है ना। और दूसरा में कह रहा है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये दूसरा सिचुएशन है और ये पहला सिचुएशन है। तो एलोकेशन और रिक्वेस्ट में दोनों में अंतर समझ में आ गया कि एलोकेशन कैसे करते हैं और रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। अब देखिए जो डेडलॉक का सिचुएशन होता है, डेडलॉक का सिचुएशन हमारे पास एक प्रोसेस हो गया P1, दूसरा प्रोसेस हो गया हमारा P2। अब इसमें जो है ना एक हम यहाँ पर डाल देते हैं, ये हमारा रिसोर्स हो गया, रिसोर्स, और इसके लिए भी एक रिसोर्स हो गया। देखिए ये हो गया हमारा, इसमें भी एक रिसोर्स है और इसमें भी एक रिसोर्स है। अब यहाँ पे ये रिसोर्स को जो है ना एक्सेस करना चाहता है P1 और P2, P1 और P2। देखिए ये रिसोर्स जो है ना हम एलोकेट कर दे रहे हैं P1 को, और ये रिसोर्स जो है ना हम एलोकेट कर दे रहे हैं P2 को, ठीक है ना। दो रिसोर्स है, दोनों एक दूसरे अपना अपना ले लिया है। अब कोई रिसोर्स जो है ना आपको वैकेंट मतलब फ्री नहीं बचा हुआ है, और काम करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए P1 को 2 रिसोर्स चाहिए और P2 को भी 2 रिसोर्स चाहिए। तो ये हमारा रिसोर्स हो गया है R1 और ये हो गया रिसोर्स R2, सॉरी R2, ठीक है ना। R1 एलोकेट किया गया है P1 को, R2 एलोकेट कर गया है P2 को। लेकिन दो प्रोसेस, 2 रिसोर्स चाहिए, इसलिए P1 जो है ना रिक्वेस्ट कर दिया किसको, P2 को, R2 को। ये क्या कर दिया, रिक्वेस्ट कर दिया, P1 रिक्वेस्ट किया R2 को और P2 रिक्वेस्ट किया R1 को। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रहा है, P1 एक रिसोर्स ले चुका है R1 को, P1 जो है ना आपका R1 को जो है ना ले लिया है, R1 को ले लिया है अपने हैंड में।
और वेट कर रहा है किसका, R2 का, वेट कर रहा है R2 का। सेकेंड सिचुएशन बढ़ रहा है कि P2 जो है ना आपका R2 को एलोकेट कर लिया, ले लिया है और वेट कर रहा है किसका, R1 का, R1 का ये वेट कर रहा है। अब P1 ये सोच रहा है कि अगर R2 हमें मिल जाएगा तो हम अपना एक्सक्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। P2 ये सोच रहा है कि हमको R1 मिल जाएगा तो हम अपना एक्सक्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। और ना P1 R1 को छोड़ रहा है और ना ही P2 R2 को छोड़ रहा है। अगर कोई भी एक छोड़ देता तो ये वो काम कंप्लीट करता, वो फिर करता, फिर दूसरा वाला कर लेता। P1 ना R1 को छोड़ रहा है, ना P2 R2 को छोड़ रहा है। तो ये सिचुएशन जो हो रहा है लॉन्ग वेटिंग यानी कि इनफाइनाइट वेटिंग हो रहा है, और यही आपका सिचुएशन हो गया एट डेडलॉक का। ये हो गया आपका सिचुएशन एट डेडलॉक का। क्लियर हुआ कि फिर से बोले? हो गया सर, क्लियर हो गया ना, चलो। तो ये हो गया, हम लोग बस ये समझ लिए कि जब इनफाइनाइट वेटिंग हो जाएगा तो हो जाएगा इनफाइनाइट वेटिंग, हमारा हो गया डेडलॉक। अब इसमें क्या है कि लिखेंगे क्या, तो दो या दो से अधिक प्रोसेस, दो या दो से अधिक प्रोसेस अगर आपका वेट कर रहा है किसी अदर रिसोर्स के लिए। हाँ सुबोध साहब बोलो। चलो हाँ, डेडलॉक एक और एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा ठीक है। हमारे पास एक प्रोसेस है हमारा P1 और ये इसके पास एक रिसोर्स यहाँ पे हम दे दिए हैं और ये रिसोर्स हम एलोकेट कर दिए हैं P1 को। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा हो गया P2 और एक रिसोर्स यहाँ पे है हमारा R2 ये हो गया R1 और R2 जो है ना हम दे दिए हैं किसको, P2 को, ये कंफर्म है, दे दिए हैं। तो P1 को एक्सक्यूशन करने के लिए, P1 को एक्सक्यूशन करने के लिए दो रिसोर्स की आवश्यकता है, दो रिसोर्स की आवश्यकता है। तो इसको R1 तो मिल चुका है लेकिन R2 का इंतजार कर रहा है, R2 के लिए वेट कर रहा है। तो R2 के वेट के लिए R2 को रिक्वेस्ट भेज दिया कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ, जिसको P2 छोड़ नहीं रहा क्योंकि उसके पास P2 है। तो P2 जो है ना क्या किया है, P2 को भी दो रिसोर्स चाहिए और उसको एक मिल चुका है, R2 मिल चुका है और R1 का जो है ना वे वेट कर रहा है। तो इसके लिए क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट भेज दे रहा है। P1 R1 को रखा है, P1 R1 को रखा है, R2 का इंतजार कर रहा है जो उसे कभी नहीं मिलने वाला क्योंकि P2 उसको नहीं छोड़ेगा। P2 जो है ना R2 को रखा है और R1 का इंतजार कर रहा है जो कि जिसको P1 नहीं छोड़ने वाला है। तो ये क्या हो गया आपका इनफाइनाइट वेटिंग हो गया, इनफाइनाइट वेटिंग। ऐसा है वेटिंग जो कभी क्लियर नहीं होने वाला है, ये जिंदगी भर इंतजार करेंगे, P1 ना R1 को छोड़ेगा ना P2 R2 को छोड़ेगा, वो रिक्वेस्ट कैले रहेगा लेकिन कभी क्लियर नहीं होने वाला है। तो इस तरह के सिचुएशन जो होता है वो होता है आपका डेडलॉक, मतलब कि काम हो ही नहीं रहा है, बस फंसे हुए, काम हो नहीं रहा है, फंसे हुए। एग्जाम्पल के तौर पे आप अभी बॉर्डर पे देख रहे हैं कि चाइना और अगर इंडिया जो है दोनों डटे हुए हैं दोनों बॉर्डर पे। चाइना कह रहा हम पीछे नहीं हटेंगे, इंडिया हटेगा पीछे तब हम हटेंगे, इंडिया कह रहा पहले चाइना हटेगा तब हम पीछे हटेंगे, ठीक है ना। एक दूसरे का इंतजार करो, अगर ये कुछ समय के बाद अगर खत्म हो जाता है ये सिचुएशन तो हो गया स्टारवेशन। लेकिन ये सिचुएशन अगर हमेशा के लिए रह जाए, दोनों एक दूसरे का इंतजार करेंगे, तुम हटोगे तब हम हटेंगे, तो ये अगर हमेशा के लिए हो जाए तो हो जाएगा आपका डेडलॉक सिचुएशन, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो पहला एक पॉइंट हमारा हो गया कि दो या दो से अधिक प्रोसेस को तभी हम लोग कहेंगे कि वो डेडलॉक में है जब एक रिसोर्स को होल्ड किए हुए हैं और दूसरे का इंतजार कर रहा है या किसी घटना का घटने की इंतजार कर रहा है जो कभी होने वाला ही नहीं है। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे कह रहा है कि डेडलॉक एक ऐसा सिचुएशन है वेयर सेट ऑफ प्रोसेस आर ब्लॉक्ड, जहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस जो है ना ब्लॉक हो जाते हैं। ईच प्रोसेस इज होल्डिंग, देखिए होल्डिंग, प्रत्येक प्रोसेस होल्ड किया है ए रिसोर्स, रिसोर्स को होल्ड के लिए यानी पकड़े हुए हैं, एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स, यानी कि उसमें प्रत्येक प्रोसेस एक तो रख लिया है और दूसरे का इंतजार कर रहा है। हो सकता है दो भी रखा हो और तीसरे का इंतजार कर रहा है, चूंकि उसको 3 चाहिए, अगर उसको 5 चाहिए तो 4 रखे हुए हैं, एक का इंतजार कर रहा है। तो अगर वो वेटिंग में है, अगर उसको नहीं मिल रहा है कहीं और से,
हो जाएगा डेडलॉक, अगर मिल गया तो क्लियर हो जाएगा। रिसोर्स एक्वायर्स बाय सम अदर प्रोसेस, कह रहा है कि उस प्रोसेस के रिसोर्स का इंतजार कर रहा है जो रिसोर्स दूसरे किसी के द्वारा एक्वायर किया गया है, तो उसको कहेंगे डेडलॉक। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर वन प्रोसेस इज होल्ड। डेडलॉक वैसा सिचुएशन है जिसमें एक प्रोसेस को होल्ड किए हुए हैं, यही होल्ड किए हुए हैं, देखिए P1 है और ये जो है ना एक रिसोर्स को क्या किया, होल्ड कर लिया है, ये रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर विच आर नेवर हैपन, और वेटिंग कर रहा किसका, ये P2 इसका, इस R2 का इंतजार कर रहा। अगर ये सिचुएशन होता तो हमारा डेडलॉक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे P2 नहीं है, लेकिन यह क्या है, ये रिसोर्स फ्री नहीं है, फ्री होता तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे P2 है और ये जो है ना R2 जो है ना किसके लिए है, P2 के लिए, तो P1 इंतजार कर रहा जिसको P2 देने वाला नहीं है, और P2 इंतजार कर रहा R1 का जो P1 देने वाला नहीं है, तो यही सिचुएशन हमारा हो गया। यानी कि तीनों लाइन में हम एक ही चीज बोले हैं कि डेडलॉक होता क्या है, तो उसमें एक प्रोसेस को होल्ड किए हुए हैं और दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, और उसका इंतजार कर रहे हैं जो किसी और का है, जो किसी और का है, वो अपना नहीं है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा डेडलॉक। अब आगे हम लोग देखेंगे कि डेडलॉक होता क्या, डेडलॉक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन कौन कौन है, डेडलॉक को होने के लिए कौन कौन से नेसेसरी कंडीशन होता है, और अगर हमारा डेडलॉक हो जाए तो उसको हम लोग हैंडल कैसे करेंगे। तो डेडलॉक का जो नेसेसरी कंडीशन होता है वो 4 कंडीशन होता है, जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया, होल्ड एंड वेट हो गया, प्रीएम्पशन हो गया, और उसके बाद में सर्कुलर वेट हो गया। लेकिन उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है और म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है। अगर इसको समझ लेंगे तब उसमें समझाना ज्यादा आसान रहेगा। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन रिप्रेजेंट्स दैट पोर्शन ऑफ प्रोग्राम, देखिए प्रोग्राम का वह पोर्शन वेयर शेयर्ड रिसोर्स आर एक्सेस, मतलब कि हमारे प्रोग्राम का वह पार्ट, वह पोर्शन, वह जगह जहां पर शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस कहां से कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में जो है ना हमारे पास एक्सेस, यहाँ पे जो है ना कुछ रिसोर्सेस हैं और इस रिसोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे क्रिटिकल सेक्शन। मतलब प्रोग्राम का वह पार्ट जहां पे रिसोर्स, समझ में आ रहा है, रिसोर्स सीपीयू हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, सब हमारा क्या रिसोर्सेस हो गए। तो रिसोर्स को एक्सेस करना मतलब कि हमको भी यूज करना है, आपको भी यूज करना है, उनको भी यूज करना है। ठीक है ना, तो हम लोग किसी ना किसी से तो लेंगे। अगर एक प्रिंटर है, कई आदमी को यूज करना है तो एक एक करके यूज करेंगे। मतलब यह है कि एक आदमी प्रिंटिंग कर लेगा तो हम प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे तब दूसरा कोई प्रिंट करेगा। तो जहां से हम लोग एक्सेस करते हैं रिसोर्स को, उस पोर्शन को कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा प्लेस है एन एटॉमिक एक्शन इज रिक्वायर्ड, वहां पे एटॉमिक एक्शन ही रिक्वायर्ड है। एटॉमिक कहने का मतलब कि सिंगल एक्शन रिक्वायर्ड है, एक बार में 2 प्रोसेस उस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे हमारा प्रिंटर है तो एक ही समय में 2 प्रिंट देंगे तो नहीं पॉसिबल है, एक ही आदमी कोई प्रिंटिंग कर सकता है, चाहे वो 50 पेज करे, 100 पेज करे या 1 पेज करे। एक प्रिंटिंग कर लेगा तभी दूसरा प्रिंट कर पाएगा। तो यहाँ पे एटॉमिक एक्शन यानी कि सिंगल एक्शन एक बार में होता है, एक बार में डबल एक्शन होगा तो फिर डेडलॉक हो जाएगा। मतलब कि एक आदमी पकड़े हुए है, प्रिंटर को चला रहा है और दूसरा आदमी फिर उसमें रिक्वेस्ट मार रहा है, तो वो जो है ना डेडलॉक में कंडीशन चला जाएगा। तो वो ना हो इसलिए क्रिटिकल सेक्शन को बनाया गया कि आप इसमें एक ही आदमी एक्सेस करेगा, दूसरा उसके बाद करेगा। कह रहा कि एन एटॉमिक एक्शन इज रिक्वायर्ड इन क्रिटिकल सेक्शन, only one process can execute in the its critical section at a time, यानी कि एक समय में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एक्सिक्यूट कर सकता है, दूसरा का एंट्री करने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर दूसरा एंट्री कर जाए तो क्या होगा, डेडलॉक हो जाएगा।